नमस्कार गाइज, आज है 21 जुलाई 2024। तो आज हम लोग लेक्चर 21 के बारे में बात करेंगे। तो आप तमाम नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले तथा हिस्ट्री को डेप्थ में पढ़ने वाले और फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर तथा वाइस चांसलर बनने वाले आप तमाम लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब कल आप लोगों को हमने गुजरात भ्रमण करवाया था। गुजरात में आप लोगों को धौलावीरा के बारे में बताया था। इसके अतिरिक्त लोथल के बारे में पूरी जानकारी दी थी और फिर सुरकोटड़ा के बारे में बताया था। सुरकोटड़ा में आप लोगों को बताया कि इसकी खोज जगपति जोशी ने 1964 में की थी और फिर 4 बर्तनों वाला समाधान के बारे में भी आप लोगों को बताया गया था। तो कल आप लोगों को बताया गया था कि कल हम लोग ईस्टर्न क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, अर्थात उत्तर प्रदेश सब के बारे में देखेंगे और फिर रंगपुर के बारे में भी जो छूटा है उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देख लीजिए, ईस्टर्न क्षेत्र में आता है आप लोगों का आलमगीरपुर। क्या आता है? आलमगीरपुर, जो कि यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इस आलमगीरपुर की खोज 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। और ये परवर्ती हड़प्पा है, अर्थात लेटर हड़प्पा है। हड़प्पा के बाद का शहर है कौन? तो आलमगीरपुर। और यूपी के कुछ अन्य हड़प्पाकालीन स्थल है जिनका नाम है अम्बाखेड़ी, हुलासपुर, बड़गांव, सिनौली। ये सब यूपी के कुछ अन्य हड़प्पाकालीन स्थल है और ये सभी लेटर हड़प्पा के अर्थात हड़प्पा के बाद के स्थल हैं ये सब। और सिनौली जो है, सिनौली से मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। ये डायरेक्ट आप लोगों का यूजीसी नेट का क्वेश्चन पूछा गया है कि सिनौली से मानव समाधान, किस स्थान से मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं? तो सिनौली से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिनौली। नेक्स्ट आप लोगों का नोट में देख लीजिए, ये वैसे पढ़ा दिया गया लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए लिख दिया गया कि कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी ये सब प्री हड़प्पा साइट्स है, हड़प्पा के पहले के साइट्स है ये सब। और रंगपुर, रोजदी ये दोनों लेटर हड़प्पा के साइट्स अर्थात हड़प्पा के बाद के हैं। कौन कौन? तो रंगपुर और रोजदी। कल आप लोगों को बताया गया था कि रंगपुर के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए रंगपुर के बारे में अब देखते हैं। रंगपुर जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1935 ईस्वी में वत्स ने की थी और फिर 1947 ईस्वी में एस.आर. राव ने इसकी खोज किया था। और रंगपुर से ना मुद्रा मिला है, अर्थात ना ही कोई सिक्का उक्का मिला है और ना ही मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इसलिए रंगपुर को औरस पुत्र अर्थात दत्तक पुत्र भी कहा गया है। अर्थात जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को गोद लिया था दामोदर नाम से, तो उसी तरह रंगपुर को औरस पुत्र अर्थात दत्तक पुत्र भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ना तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ना ही कोई मुद्रा मिला, यानी यहाँ पर कोई भी सिक्का चलाने सिक्का उक्का नहीं था। तो किस प्रकार से व्यापार होते थे, इसलिए इसे औरस पुत्र अर्थात दत्तक पुत्र कहा गया है। इसलिए ये हड़प्पा के बाद का स्थल है। यहाँ से कच्ची ईंट, धान की भूसी जिसको अंग्रेजी में हस्क कहते हैं, ये भी मिली है। क्या क्या मिली है? तो कच्चा ईंट मिला है और धान की भूसी भी मिली है। आप देख लेते हैं संदर्भ सभ्यता का नगर नियोजन। तो नगर नियोजन के बारे में अब डिटेल से हम लोग जानेंगे। संदर्भ सभ्यता का नगर नियोजन के बारे में का शहर जो है, संदर्भ सभ्यता का शहर 2 भागों में विभाजित था। आप लोग को पहले ही बताया गया था। एक पूर्व भाग था, एक पश्चिमी भाग था। पूर्व भाग जो निचला शहर हुआ करता था, जबकि पश्चिमी भाग ऊपर शहर होता था। पूर्व भाग में जो है वो कॉमन मैन रहते थे अर्थात आम आदमी रहते थे, जबकि पश्चिम के क्षेत्र में वो कुछ खास लोग रहते थे। अब उसी के बारे में चलिए देखते हैं। ये देख लीजिए, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा शहर एक आयताकार ग्रिड में था। देख लीजिए, ग्रिड आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ऐसे ऐसे किया गया है ये सब ग्रिड प्रकार का। और ये सब एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ये देखिए समकोण पर काट रहा है, 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, सारा सब जगह समकोण पर एक दूसरे को काट रहा है। और ये एल शेप में थी समकोण को प्रकार। और इस यहाँ पर जो ईंट लगा रहता था, ईंट जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लगा रहेगा, तो किस प्रकार किस शेप का रहेगा? एल शेप का रहेगा, एल शेप का रहेगा। किस शेप का रहेगा? एल शेप में रहेगा। और इसका उत्तर दक्षिण जो है ना, देख लीजिए, ये उत्तर दक्षिण, ऊपर से आएगा उत्तर और नीचे आ जाएगा दक्षिण। उत्तर दक्षिण जो सड़क जाती थी उसे प्रथम गली कहा गया था। अर्थात यहाँ से उत्तर से दक्षिण के दिशा में जो गली जाते थे उसे प्रथम गली कहा जाता था। और ये देख लीजिए, पूर्व में निचला शहर होता था जिसको लोअर टाउन कहते थे। कॉमन मैन यहाँ रहते थे। ईंट का आकार एल साइज का था और ये 90 डिग्री हुआ करते थे। आयताकार ग्रिड पैटर्न आप लोगों को दिखाई दिया गया। पश्चिम में दुर्गीकृत किला था जो कि सार्वजनिक भवन यहाँ हुआ करते थे। पश्चिम भाग में क्या रहते थे? तो सार्वजनिक भवन रहते थे और दुर्गीकृत किला अर्थात दुर्ग बना दिया गया था। किला पर चारों तरफ से घेर दिया गया था। ऊंचे चबूतरे पर बसाया गया था। देख लीजिए, ऊंचे चबूतरे पर इसे बसाया गया है। और यहाँ पर कौन लोग रहते थे? तो ऊंचे घराने के लोग रहते थे अर्थात वीआईपी लोगों के लिए यह था।
अब देख लेते हैं आगे। पूरा शहर आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, आप लोग को दिखाई दिया गया। ईट एल शेप में रहती थी। उत्तर दक्षिण जो सड़क जाती थी उसे प्रथम गली कहा गया जाता था। और यहाँ की जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता में यह आ जाएगा आप लोगों का कि यहाँ पर की जल निकासी जो था ना वो उसकी उत्तम व्यवस्था की गई थी, अर्थात नाले का निर्माण उत्तम व्यवस्था थी। और जगह जगह पर सड़क पर नाले को ढकने के लिए भी ढक्कन के जैसे का प्रयोग किया जाता था। और नगर नियोजन भी सिंधु सभ्यता का बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से था। और जबकि मेसोपोटामिया में जो है ना नगर अव्यवस्थित था, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। कहाँ? तो मेसोपोटामिया में। अब आगे सिंधु सभ्यता के बारे में ही देखते हैं। सिंधु सभ्यता की जल निकासी उत्तम थी, आप लोग को बता ही दिया गया। वहीं कालीबंगा को छोड़कर, अर्थात सिंधु सभ्यता का जो ये कालीबंगा है वहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उस बाकी जितने भी सिंधु सभ्यता के स्थल हैं उन सब में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। और सिंधु सभ्यता में मंदिर नहीं मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो में स्तूप मिला है। और ये जो मोहनजोदड़ो में स्तूप मिला है ये कुषाण काल का है। किस काल का है? तो कुषाण काल का है। और सिंधु सभ्यता पत्थर का उपयोग घरों में नहीं हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो अपना घर बनाते थे उस घर में पत्थर का उपयोग घर में नहीं होता था। और घर एक मंजिला होता था, दो मंजिला होता था और सादे होते थे। घर कैसे कैसे होते थे? एक मंजिला होता था, दो मंजिला होता था और सादे होते थे। और जल का रिसाव को रोकने के लिए जिप्सम, चूना, मोर्टार, बिटुमिनस का उपयोग किया जाता था। किसका किसका उपयोग किया जाता था? मोर्टार, बिटुमिनस, जिप्सम, चूना, ये सब का उपयोग किया जाता था जल के रिसाव को रोकने के लिए। जैसे कि आप लोग ही अपने घर में अगर सिर्फ ईंट और सीमेंट बालू करेंगे तो उसमें लगभग जो है कि 70% चांस रहेगा पानी के रिसाव का, लेकिन फिर उस पर आप लोग पन्ना प्लास्टर जो कहते हैं गांव के भाषा में वो कर देते तो 90% जल यानी कि फिर पानी नहीं आएगा। लेकिन अगर टाइल्स बिछा देते उसके ऊपर फिर 100% अब पानी आएगा ही नहीं। थोड़ा बहुत भी जो रिस्क आता था वो भी नहीं आएगा। टाइल्स का ये फ़ायदा होता है। अब आगे देखते हैं तो वही है, जल रिसाव को रोकने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता था, चूना का उपयोग किया जाता था, मोर्टार का, बिटुमिन्स का, इन सब का उपयोग किया जाता था। और किसी प्रकार का खिड़की नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता का जितना भी शहर मिला है उसमें किसी प्रकार की खिड़की नहीं मिला, लेकिन रोशनदार मिला है। रोशनदान मिला है लेकिन खिड़की नहीं मिला है। खिड़की जो आप लोग को देखते हैं वो खिड़की नहीं मिला, लेकिन रोशनदान था। नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा गया। नगर का जो भी प्रमुख शहर होता था ना उसको प्रथम सड़क कहा गया है। और मकानों में नाली हुआ करती थी, घर सादे होते थे। जो भी मकान हुआ करते थे वो उसमें नाली हुआ करती थी और घर सादे होते थे। ये तो आप लोगों को पहले ही बता दिया। और घर में किसी प्रकार का डेकोरेशन नहीं होता था, घर सादे होते थे। इसका मतलब हुआ कि घर में किसी प्रकार का डेकोरेशन, कोई भी सजावटी काम नहीं करते थे उस समय के लोग। और ईंट का साइज ये आप लोगों को याद रखिएगा 10.25 इंटू 5.0 इंटू 2.25 ये है आप लोगों का, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये देख लीजिए ईंट का साइज आप लोगों का कुछ इस प्रकार का रहता है, घनाभकार। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो जाएगा। ये ऊंचाई जो है 2.25, लंबाई हो गया 10.25 और चौड़ाई ये या इधर जो है ये देख लीजिए। इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो। ये देख लीजिए ये हो गया आप लोगों का 5.0। और फिर ये येलो कलर से आप लोगों को लंबाई दिखा देते हैं। ये हो गया ये आप लोगों का लंबाई हो गया। और फिर ऊंचाई का आप लोगों को गुलाबी कलर से दिखा देते हैं। ओके ये देख लीजिए ये हो गया ऊंचाई। ओके ये सब इसे आप लोग स्क्रीनशॉट करके भी देख सकते हैं किस प्रकार से है। तो ये आप लोगों के लिए समझने के लिए, और ये सब जितना भी पॉइंट लिखाया जा रहा है आप लोग नोट करते जाएँ। ओके तो इस प्रकार की ईंट का साइज हुआ करता था। आप चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन। किस प्रकार का सामाजिक जीवन था उस समय में? तो नगर पूर्व और पश्चिम में विभाजित था। सिंधु सभ्यता में नगर जो है वो पूर्व और पश्चिम में विभाजित था। आप लोग को पहले बता दिया कि पूर्व में जो है वो कॉमन मैन रहते थे, जबकि पश्चिम में वीआईपी लोग रहते थे। वही बात है। अतः कह सकते हैं कि वर्ग विभाजन, क्लास डिवीजन देखने को मिलता है। अर्थात उस समय भी कि ऊंची जाति के लोग हो तो तुम उधर रहो और नीची जाति के लोग हो इधर रहो, ये देखने को मिलता है। इससे हम कह सकते हैं, क्योंकि उस समय जो भी बुक लिखा गया उसे अभी तक तो पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि लिपि अज्ञात है उस समय का। तो इसलिए इन सब को देखकर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वर्ग विभाजन देखने को मिलता है उस समय। और कौन कौन? तो व्यापारी, कृषक, मजदूर, कारीगर, पुरोहित, आम आदमी रहते थे उस समय।
परंतु हमें किसी शासक व स्वरूप का शासन नहीं मिलता है, किसी भी राजा के बारे में वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि अभी तक हम लोग उस किताब को पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो इसलिए और जितना हम लोगों को साक्ष्य मिला है उससे जो है कि किसी भी शासक वर्ग का कि कोई शासक उस समय राज करता था इसका साक्ष्य नहीं मिला है। इसलिए कह सकते हैं कि व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व रहा होगा। व्यापारी सब ज़्यादा रहते थे, वही व्यापार करते थे, तो प्रभुत्व किसका रहेगा? तो व्यापारी वर्ग का ही रहेगा। और मातली देवी की मूर्ति जो है ना पुरुष की मूर्ति से ज़्यादा मिली है, अर्थात पुरुष देवता की मूर्ति से मातली देवी की मूर्ति ज़्यादा मिली है। इस चिन्ह का तो आप लोग मतलब समझते होंगे कि ये ग्रेटर देन इधर है, इधर पेट खुला हुआ है, तो ये मातृ देवी की मूर्ति ज़्यादा हो गया। तो मातृ देवी की मूर्ति पुरुष देवता की मूर्ति से ज़्यादा थी। अतः कह सकते हैं कि समाज में मातृ सत्तात्मक थी, क्योंकि जिसका ज़्यादा चीज़ रहेगा वो उसका ही, जैसे कि आपका घर है तो उसमें आपका फोटो ज़्यादा रहेगा, आपका सामान ज़्यादा रहेगा। तो बस उसी तरह कि मातली देवी की ज़्यादा मूर्ति मिली है, तो इसलिए लोग कह सकते हैं कि समाज मातली सत्तात्मक थी, अनुमान लगाकर। लेकिन अगर साक्ष्य मिल जाता है, उस जितनी भी लिपि यानी बुक मिली है उसे अगर पढ़ लिया जाता है, तो अगर झूठ भी हो सकता है कि ये सब जो हम अनुमान लगाए हैं ये सब गलत है, क्योंकि अभी तो हम लोग को जितना मिला है उसके अनुसार ही कह सकते हैं। तो आप लोग पढ़ने का कोशिश करिए वो जो लिखा गया सिंधु सभ्यता का। पहले तो सबसे पहले आप लोगों को कम से कम तो 10-15 लैंग्वेज सीखिए कि किस प्रकार से क्या क्या लिखा जाता है। चाइनीज़ सीखिए, चाइनीज़ में तो ऐसे हैशटैग कुछ बना देता है, उसका ही मतलब कुछ हो जाता है। तो सारा लैंग्वेज पढ़िए, तब तो आप लोगों को समझ में आएगा अच्छा इस लैंग्वेज में ऐसे होता था, तब को कम से कम सिंधु घाटी सभ्यता का आप लोग भी लैंग्वेज पढ़ पाएंगे। अब आगे देखते हैं। चूँकि हथियार अस्त्र शस्त्र नहीं मिला है, अब जो खुदाई हुआ है तो सिंधु सभ्यता में हथियार और कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मिला है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये लोग शांति प्रिय थे। अब हथियार मिला ही नहीं है किसी प्रकार का, ना भाला ना तलवार, तो इसलिए कह सकते हैं कि वो लोग शांति प्रिय थे। क्योंकि जो युद्ध करने के पक्ष में रहते हैं या फिर सोचते हैं कि हम पर आक्रमण हो सकता है, वही लोग ना हथियार रखते हैं। अब भारत के पास इतना हथियार है, अस्त्र शस्त्र है, तो और ये अगर किसी के घर में बंदूक है, लाइसेंस बंदूक ही, मतलब उसको डर है कि हम पर आक्रमण हो सकता है या फिर कभी ज़रूरत पड़ सकती है, तभी तो वो अपने घर में बंदूक रख रहा है। लेकिन ये लोग अस्त्र शस्त्र रखते ही नहीं थे, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये लोग शांति प्रिय थे। अब आगे, ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, अर्थात साग सब्जी भी खाते थे और मांस मछली भी, ये दोनों खाते थे। गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, खजूर, तरबूज, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, ये सब का उपयोग ये लोग करते थे। अर्थात खाने में गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, खजूर, तरबूज ये सब करते थे, और पहनने में सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र पहनते थे। पुरुष और महिला दोनों आभूषण के शौकीन थे। उस समय के पुरुष भी जो है ना उतने ही शौकीन थे जितने की महिला थी। ये दोनों आभूषण के बहुत ही शौकीन थे। और जितने आज आभूषण पहनती है महिला, जैसे कि कमरबंद हो गया, नथिया हो गया, मंगटिका हो गया, पायल हो गया, जितने भी आभूषण हैं वो सारे उस समय के पुरुष और स्त्री दोनों पहनते थे। और मेल जो है वो मुख्य रूप से लंबा कुर्ता और एक अंगोछा पहनते थे। अंगोछा का मतलब हो गया शेरवानी जो आप लोग पहनते हैं, उसके बाद जो एक क्या कहते हैं दुपट्टा की तरह जो पुरुष लोग गले में लपेटते हैं वो उसे अंगोछा कहते हैं। ओके, तो मेल लोग जो है वो लंबा कुर्ता और एक अंगोछा पहनते थे, जबकि फीमेल शॉर्ट स्कर्ट पहनती थी। ये सब पहना जाता था। और जूता और चप्पल का इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ओके, चप्पल और जूता नहीं मिला है, इसका कोई भी साक्ष्य। और पुरुष घुंघराले बालों के शौकीन थे। महिला एवं पुरुष आज की तरह सारे आभूषण पहनते थे, आप लोगों को बता ही दिया गया। सोने के हाथ की अंगूठी नहीं थी। आभूषण पहनते थे महिला और पुरुष दोनों, लेकिन सोने के हाथ की अंगूठी इसका प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि इसका साक्ष्य नहीं मिला है। मनोरंजन और खेल में इनको जो है ना मुर्गा लड़ाना इन लोगों का शौकीन था, मुख्य खेल था, मुख्य मनोरंजन के रूप में इसी का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि उस समय तो मोबाइल तो वाला था नहीं आप लोगों की तरह जो दिन भर शॉर्ट वीडियो देखते रहे 6-6 घंटा 7-7 घंटा। तो इस लोग मनोरंजन के लिए मुर्गा लड़ाना इनका मुख्य हॉबी था। मुर्गा को लड़वाते थे, जैसे कि आप लोग बहुत सारे मूवी में देखे होंगे मुर्गा का लड़ाया जाता है। तो इनका मनोरंजन के लिए मुर्गा लड़ाना अर्थात कॉक फाइटिंग था। और पासा डाइस खेलते थे, इसके अतिरिक्त सिंगिंग करते थे, डांसिंग करते थे, और मुर्गा लड़ाना इनका मुख्य खेल हुआ करता था। आप लोग को बता ही दिया गया। तो आज का टॉपिक आप लोग का कंप्लीट होता है। अब कल आप लोगों को फिर सिंधु सभ्यता का आगे के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि कल जो है आप लोगों को धार्मिक विश्वास के बारे में बताया जाएगा कि क्या क्या पूजा होती थी, जैसे कि मातृ देवी की पूजा, अग्नि पूजा,
जल पूजा और स्वास्तिक भी आप लोगों को पता ही है कि सिंधु सभ्यता से ही मिला है। तो स्वास्तिक चक्र की ये सब की पूजा होती थी, ये सब के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद पशुपतिनाथ के बारे में बताया जाएगा कि शिव के लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ क्या है, और ध्यान की मुद्रा में जो बैठे हैं उनके सर पर एक सिंह भी है, ये सब बताया जाएगा। फिर मूर्ति पूजा का आरंभ मिला है तो कहाँ से मिला है, सिंधु सभ्यता से मिला है संभवतः, ये सब के बारे में भी आप लोगों को कल बताया जाएगा। तो आप लोग से चलिए कुछ बैक का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बैक के क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लिया जाए, चलिए प्राक हड़प्पा का मतलब बता दीजिए। तो प्राक हड़प्पा का मतलब होता है हड़प्पा से पूर्व। क्या होता है? हड़प्पा से पूर्व। और रोपर जो है, रोपर की खोज किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा। और यज्ञदत्त शर्मा ने एक और शहर की खोज की थी जो कि आज आप लोगों को आज ही पढ़ाया गया है। फटाफट बता दीजिए। यज्ञदत्त शर्मा ने तो आलमगीरपुर की खोज भी यज्ञदत्त शर्मा ने ही की थी। और भी चलिए, हड़प्पा किस भाषा का शब्द है? तो हड़प्पा जो है वो पंजाबी भाषा का शब्द है, और जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द है। ताम्रपाषाण काल का मतलब क्या होता है? तो इसमें तांबा भी है और पत्थर भी है, ये दोनों, अर्थात ताम्रपाषाण काल हो गया। और मानव सभ्यता का कितना % इतिहास मानव सम का है? तो 95% हिस्सा जो है वो मानव सम का है। और चलिए पीछे आ जाते हैं, इसके पीछे आप लोगों का क्या पूछ लिया जाए। चलिए कुछ बुक के बारे में पूछ लेते हैं। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव हैं। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। रसमाला के लेखक कौन है? सोमेश्वर हैं। कृति कौमुदी सोमेश्वर। प्रबंध कोश के लेखक राजशेखर। चलिए हो गया। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप लोगों का रोज थोड़ा रिवीजन करता जाएगा, और आप लोग को जितना पढ़ाया गया आप लोग उसे तो पर डे रिवीजन करके आए, ताकि आप लोगों को फ़ायदा करे। जितना आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है एक दिन में, उसे आप लोग तो पढ़े, और जितना पहले से पढ़ के आए उसे भी आप लोग रिवीजन कर ले, ताकि आप लोगों का जो है 6 महीना ऐसे पर डे करते रहिएगा, पूरा इतिहास आपके मुंह पर होगा। और फिर एक भी क्वेश्चन आप लोग का पेपर 2 में नहीं छूटने वाला है। नहीं, क्वेश्चन तो छूटेगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि 100 में 100 आप 150 में 150 बना ले, ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा मेहनत चाहिए, जो कि आप लोग कर नहीं रहे हैं। आप लोगों को बुक भी पढ़ना चाहिए, तो इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करें। और पेपर 1 की तैयारी भी आप लोग अपने अच्छे से करते रहें खुद से ही, या फिर अगर आप लोग कहीं ज्वाइन किए हैं तो उससे आप लोग पेपर 1 की तैयारी करते रहें। और पेपर 2 का आप लोगों का करवाया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।